हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम अपने ये पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया क्लास 10th सोशल स्टडीज़ की। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था रिजर्व्स तक। ठीक है, और आज हम यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आने वाला है। कहीं और से नहीं लिया, मैं डायरेक्ट बुक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट रिसोर्सेज। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन सर्वाइवल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो ये रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब कि जो नेचर है, प्रकृति ने हमें एक उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है। किस रूप में? रिसोर्सेज। और इसका इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पॉइंट में लिखा है। देखिए मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखिए रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं या फिर कुछ कंट्रीज हम बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं अपनी लालच को पूरा करने के लिए। तो अब कोई भी बात, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, तो आप उसको मतलब बिना सोचे बिना समझे इतना ज़्यादा यूज़ करोगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके पास नहीं रह पाएगा। तो सेम उसी प्रकार अगर आप रिसोर्सेज को भी ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इससे हमारी जो ह्यूमन लाइफ में दिक्कतें पैदा होगी, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पाओगे, आपकी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ये प्रॉब्लम है कि लोग इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का डिप्लीशन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब कि जो रिसोर्सेज है, अब सब लोग तो रिसोर्सेज का बराबर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही लोग के पास रिसोर्सेज का यूज़ करने का जो उनके हाथ में मतलब पावर है कि वही ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है, सोसाइटी में एक दो ग्रुप बढ़ चुके हैं, एक रिच और एक पुअर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब देखिए जब लोग इतना ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना सोचे समझे आधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगी, ग्लोबल क्राइसिस होंगी। जैसे कि आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर ज़्यादा से मतलब जितना लिमिट है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज का डिप्लीशन करता है तो उससे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको रोकने के लिए क्या है कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, मतलब कि सबके लिए बराबर रिसोर्सेज का, मतलब कि हर आदमी के पास बराबर अधिकार होना चाहिए। कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं अगर 100 रोटी खा रहा हूँ तो आपके पास भी अधिकार होना चाहिए कि 100 रोटी आप भी खाएं। मतलब ये नहीं कि कोई ज़्यादा खा रहा है, इससे क्या होगा, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है कि इससे अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी और ग्लोबल पीस, मतलब विश्व में शांति बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट के ट्रेंड में बात करें तो रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा डिप्लीशन हो रहा है, कुछ लोग या कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपने यूज़ के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रही हैं जिससे आने वाले में जो हमारा प्लेनेट है उसको बहुत ही खतरा है। मतलब अगर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का कोई भी यूज़ करता है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री अगर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है तो आने वाले दिनों में हमारे प्लानेट के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अब इससे इस जो प्रॉब्लम है उससे कैसे निकला जाए बाहर, इसीलिए बोला गया है कि रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए हमको। क्या करनी चाहिए? रिसोर्स प्लानिंग। कोई भी चीज़ के लिए प्लानिंग से अगर आप कोई भी करोगे तो वो बहुत अच्छी साबित होगी। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पहले आप प्लान करो कि हमको इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने उसको बिना सोचे बिना समझे किया तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए बोला गया है कि रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या बोला गया है कि
अगर हमें अच्छी लाइफ जीना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। अब बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो चलिए अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम देखने वाले हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको डिफिनीशन भी मिल जाएगी कि डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि हमें डेवलपमेंट तो करना चाहिए। अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो डेवलपमेंट तो करना चाहिए बट विदाउट हार्मिंग या विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। हमको इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए डेवलपमेंट करना चाहिए। अब कैसे, आप देखो कहीं भी रोड बनती है तो उस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। अब जब बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं तो रोड बनाने के लिए उस पेड़ को काटना पड़ता है ना। तो ये क्या कर रहे हो आप, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हो। अब देखो इस समय कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ से मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि विदाउट हार्मिंग द डैमेज, डेवलपमेंट होना चाहिए बट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है डिफिनीशन कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब देखिए इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझो कि जैसे मान लो आपके परिवार के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और मान लो आपके परिवार वाले या मम्मी पापा आपकी पैसा मतलब अभी ख़त्म कर दें कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ हो ही रह ही ना जाए और आपको अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़े, है ना। तो कहने का मतलब कि इतना भी हमको डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दूँ आपको। रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 10th में पढ़ रहे हो तो ये आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियो डी जनेरियो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। रियो डी जनेरियो जो आपको पता है ब्राज़ील की राजधानी है, ठीक है ना। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। इस समिट को इसलिए बुलाया गया था जिससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे, उससे कैसे बचा जाए वो आपस में चर्चा करेंगे। तो ये समिट बुलाई गई थी, ठीक है, ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो में 1992 में, ठीक है। अब जो यहाँ के जो लीडर असेंबल हुए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर इन्होंने साइन किया था। और इसका जो रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इन्होंने एक एजेंडा अपनाया था, एजेंडा 21, ठीक है ना। एजेंडा 21 को अपनाया था किस लिए, जिससे कि हम 21st सेंचुरी में मतलब जो अभी चल रही है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर है। तो अब बात आती है कि ये एजेंडा 21 क्या होता है। तो ये एक एजेंडा 21 ये एक टाइप का बोल सकते हो आपकी एक ऑब्जेक्टिव है कि हमको इस पर काम करना है। तो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, जिसको UNCED भी बोलते हैं, जो कहाँ पे हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ, रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में, ठीक है। अब इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना, कि कैसे हमको पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये एक एजेंडा था, किस लिए था, जिससे हम इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है, पॉवर्टी जो है हमारे यहाँ, डिसीजेस और ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम इन सब चीज़ों से लड़ाई कर सके, इससे हम कॉम्बैट कर सके। क्लियर है। और इसका जो मेन एम था यहाँ लिखा है, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा, मतलब हर कंट्री को अपना एक एजेंडा सेट करना चाहिए, एजेंडा 21, जिससे कि आप क्या करने वाले हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या बोलता है रिसोर्स प्लानिंग। तो अब देखो जो ये रिसोर्स प्लानिंग है, जो प्लानिंग की जो रिसोर्स के लिए प्लानिंग की जो स्ट्रैटेजी है, वो जो लोग इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बहुत
मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको माना है कि हाँ रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए। और इंडिया जैसे कंट्री में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी टाइप ऑफ रिसोर्सेज पाए जाते हैं, मतलब बहुत प्रकार के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी रीजन हैं, मतलब कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी कमी है। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा। देखो यहाँ पे देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे कुछ जो रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और यहाँ पे कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे उन रिसोर्सेज की कमी है। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो लिखा है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन वही अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो एबंडेंस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। और देखो राजस्थान में देख लो, राजस्थान में क्या होता है, विंड एनर्जी कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ डेजर्ट है, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की कमी है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाए जाते। जैसे आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हो राजस्थान का, कि विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की कमी है राजस्थान में, है ना। अब जैसे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का, ये पूरे मतलब कंट्री से अलग है, यहाँ पे रिच कल्चर हेरिटेज है, लेकिन पानी की कमी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और कुछ वाइटल मिनरल जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनकी भी कमी है। इसीलिए बोला गया है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। क्लियर हो गया। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में कैसे रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग को बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत कठिन है, हार्ड है, लेकिन इसको दो प्रकार से किया। कैसे, पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। देखो किसी भी रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रीजन में कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, है ना, समझ रहे हो ना बात को। फिर उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर सर्वे करना पड़ेगा, उसका मैपिंग तैयार करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है कि कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तभी ना आप प्लानिंग कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके सर्वे होगा, मैपिंग होगी, क्वांटिटी और क्वालिटी देखेंगे उसकी। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, देखो कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोन विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब देखो हमें रिसोर्सेज बस नहीं देखना है, रिसोर्सेज अगर मान लो होगा तो उसके लिए अच्छी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है ना। अब मान लो आपके पास रिसोर्स बस है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो आप उस रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करोगे, है ना। तो दूसरी चीज़ ये है, समझ गए आप। अब देखो इंडिया ने बहुत सारे इफ़र्ट किए हैं। जब अपना आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया गया था, मतलब हम 5 साल के लिए पहले प्लान करेंगे फिर उसके लिए करेंगे। तो इंडिया उस समय से फर्स्ट 5 ईयर प्लान से बहुत ज़्यादा मतलब इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। आपको मैं बुक से समझा रहा हूँ जिससे आपको एक एक लाइन एक एक पॉइंट समझ में आए, और आप जब रीड करोगे ये वीडियो देखने के बाद तो आपको बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में सब बैठने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोलते हैं कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरी है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो किसी चीज़ का आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना, अगर आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये आपके डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। समझ गए ना बात में। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारे लिए हैं उतना ही ज़्यादा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम उसको एक अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के लिए लगा सकें, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो कि अगर एक ही चीज़ प्रेजेंट है, रिसोर्सेज प्रेजेंट है, टेक्नोलॉजी नहीं प्रेजेंट है तो भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। तो दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि भारत में कुछ ऐसे भी रीजन हैं जहाँ पे रिच रिसोर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आते हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो उड़ीसा का,
उड़ीसा में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाया जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ट्राइबल हैं, वो अनएडुकेटेड हैं, वो कुछ करना ही नहीं जानते हैं, और बहुत ज़्यादा जो ज़मीनें हैं वो बैरन हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, तो उन रिसोर्सेज का वो अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उड़ीसा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है। अब जैसे पंजाब को ले लो, तो पंजाब में बहुत कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो क्या है, वो बहुत इकोनॉमिकली डेवलप्ड है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पूछा है, तो मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब देखो, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन, अभी कहने का मतलब कि जो जब भारत में अंग्रेजों का रूल था, तब से ये देखा जा रहा है कि जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा प्रेजेंट होते थे, वहीं जो भारत के बाहर के जो इन्वेडर्स होते थे, जो भारत पर कब्जा करने आते थे, वो वहीं पे अपनी कॉलोनीज सेट करते थे, ठीक है ना। मतलब जहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, वहाँ से वो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और अपने देश में भेज देते थे। तो ये कॉलोनाइजेशन टाइम से देखा जा रहा है। बताया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसमें रिसोर्स तो होना ही चाहिए, मैं आपको बता भी चुका हूँ, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और साथ साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी होना चाहिए। तो इंडिया ने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत मतलब अलग अलग समय में देखा है। तो मतलब इंडिया जो है वो रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ रिसोर्स पर ध्यान नहीं देता, वो किस किस चीज़ पर ध्यान देता है, टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देता है, और किस पर ध्यान देता है, क्वालिटी पर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, लोग जो है उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसका भी यूज़ करना जानता है भारत। इसीलिए भारत में जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्स है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप उसका इरेशनल कंजप्शन करते हो, मतलब फालतू का यूज़ करते हो, ओवर यूटिलाइजेशन करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए क्या करेगा, सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। कोई भी चीज़ अगर आप इतना ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो आपकी नशा बन जाएगी, और जब भी कोई चीज़ आपकी आदत बन जाए तो फिर वो बहुत बेकार चीज़ होती है, अगर गलत काम की आदत बन जाए। तो अगर रिसोर्स को ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो वो आपके लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि इससे ओवरकम होने के लिए, मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो हमें रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे महात्मा गांधी ने भी बोला है, क्या बोला था कि यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, साफ साफ उन्होंने बोला है, इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए। और उन्होंने एक लाइन भी कहा है, बहुत अच्छी लाइन है, देखो क्या बोला है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। समझ रहे हो ना इस लाइन का मतलब, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, अगर मतलब भारत में इतनी ज़्यादा रिसोर्सेस हैं कि सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो ना बात को, महात्मा गांधी ने बोला था ये, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। क्लियर हो गया। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे कि ग्रीडी जो हैं, जो लालची लोग हैं, उनके लिए कभी भी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि जितना ही ज़्यादा वो उसका यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी लालच बढ़ेगी। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या आता है, आगे आता है लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसको भी चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैंड रिसोर्सेज आपका पता है, लैंड का मतलब ज़मीन, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ज़मीन पर हैं, तो देखो हम ज़मीन पर रहते हैं, ये पता है आपको, ठीक है। और हम ज़मीन को अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं, खेती करते हैं, रहते हैं, चलते हैं, अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। तो आप अगर देखो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ना। लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि आप अगर सोचो कि अगर ज़मीन नहीं होगी तो आप कहाँ चलोगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ नहीं होगा, ह्यूमन लाइफ नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। आज आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है तो आप गाड़ी में बैठते हो, तो अगर ज़मीन ही नहीं होगी तो क्या ट्रक हवा में चलेगा, बस हवा में चलेगी, ठीक है ना। तो ये समझ लो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये बताया गया है कि जो इंडिया है उसमें 43% प्लेन है, मतलब जहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है, लोग रहते हैं, ठीक है। 27% प्लेटूज़ हैं। प्लेटू क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसा उठा और ये थोड़ा वो हो गया, सपाट हो गया, और ये फिर ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये जो फ्लैट रूफ टाइप का है, इस ऐसे बन जाता है तो उसको प्लेटू बोलते हैं। और माउंटेन क्या होता है, माउंटेन तो आपको पता है ऐसे होता है, ये ऐसे, तो ये माउंटेन हो गया। और ये जब ऐसे जाकर ऐसे हो जाता है तो ये प्लेटू हो जाता है, ठीक है। तो माउंटेन जो है अपने भारत में 30% माउंटेन है, 27% प्लेटूज हैं, और 43% क्या है, लैंड है, प्लेन्स है। मतलब प्लेन है जहाँ लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पे भी कुछ लिखा है कि जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलग अलग काम करने के लिए। अब इंडिया के पास ये सब मैंने आपको बता दिया कि 43% है लैंड, प्लेन है 27%, प्लेटू है 30% जो है माउंटेन है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब लैंड यूटिलाइजेशन देख लेते हैं कि ज़मीन का कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखो, लैंड रिसोर्सेज के यूज़ द फॉलोइंग पर्पज़ के लिए फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो ज़मीनें कल्टीवेशन के लिए नहीं होती हैं, जैसे जो बैरन होती हैं, जो मतलब पहाड़ी इलाका है, वेस्ट लैंड है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जो नॉन एग्रीकल्चर के लिए, जैसे जहाँ पे बिल्डिंग बनी है, रोड बनी है, वहाँ तो आप खेती नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए भी लैंड की ज़रूरत होती है। तो ये लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग, ठीक है ना, ध्यान रखना उपयोग। तो हम ज़मीन का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो फॉरेस्ट में करते हैं, बैरन और वेस्ट लैंड भी, ये भी तो ज़मीन ही है। लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिल्डिंग, रोड्स है, फैक्ट्रीज बनी है। और अब तीसरा क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, जैसे परमानेंट पेस्चर, जहाँ पे मतलब ये वो ज़मीन पर्टिकुलर पेस्चर के लिए होती है। ग्रेजिंग लैंड होती है, मतलब जहाँ पे पशु, गाय, बकरी, भैंस जहाँ पे अपना चरते हैं, ठीक है ना। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, ये क्या होते हैं, मतलब कि जो अपने से पेड़ लग जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। तो ये सब है, ये आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया, कैसे कैसे पैटर्न यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी बुक की रीडिंग करना, आपको सब समझ में आना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।